हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर अनअकैडमी पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट जो सेशन पढ़ा था वो था आप लोगों का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं बात कर रहा हूँ आपकी नो योर पॉलिटी सीरीज की। दोस्तों, नो योर पॉलिटी सीरीज जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल समझ जो बेसिक समझ है आपकी इंडियन पॉलिटी को लेकर, ये अगर हम बात करें दोस्तों, जो फाउंडेशन है आप लोगों के, उनको क्लियर करवाया जा रहा है। ये लगभग आपके 30 लेक्चर होने वाले हैं नो योर पॉलिटी सीरीज के तहत। और इन अगर 30 लेक्चर्स को आपने कर लिया तो आप लोगों का जो बेसिक है दोस्तों, जो भी आपके फाउंडेशन है इंडियन पॉलिटी में, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से वो जो चीजें होंगी वो समझ में आ जाएंगी। और इसी उद्देश्य से इस पॉलिटी को, इस नो योर पॉलिटी सीरीज को लॉन्च भी किया गया था। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों के 4 से 5 लेक्चर पहले ऑलरेडी हो चुके हैं नो योर पॉलिटी पे, जिसमें आप लोगों ने संघात्मक व्यवस्था की बात कर ली कि व्हाट इज फेडरल सिस्टम। आप लोगों ने शक्तियों की 3 सूचियों की बात कर ली, आपने न्यायपालिका के ढांचे की बात कर ली, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी की बात कर ली, आप लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर ली, या फिर आप अगर कहें तो आपातकालीन उपबंध की आपने बात करी। इसके पहले आपने जो टॉपिक देखा था दोस्तों, वो था संसदीय व्यवस्था पार्ट 1, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्ट 1, जिसमें आप लोगों ने यही सब चीजें देखी थी कि संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और आपने उसमें देखा था कि जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी, यूनिवर्सली हम बात कर रहे हैं सार्वभौमिक रूप से, जहां पर भी दुनिया में दोस्तों संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, वहां पर आप लोगों को ये जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे पहला आपने देखा था कि राष्ट्र के जो आपको 2 अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, एक तो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट और दोस्तों एक होता है एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि एक तो नाम मात्र का अध्यक्ष आपको देखने को मिलेगा और एक आपको नाम मात्र का एक वास्तविक अध्यक्ष आपको देखने को मिलने वाला था। इसके अलावा आपने कहा था कि सर संसदीय व्यवस्था में हम लोगों को विधायिका में से कार्यपालिका का गठन होता है, यानी कि लेजिस्लेचर में से बनता है एग्जीक्यूटिव। इस पर भी आपने चर्चा करी थी बड़े विस्तार से लास्ट सेशन में कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, इन पर भी हमने एक तरीके से बात करी थी। और विधायिका के निष्ठित सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्रिपरिषद। मैंने आपसे कहा था वही मंत्रिपरिषद है, वही सरकार है, वही कार्यपालिका है। ये सब बातें आप लोगों ने कर ली थी। बाकी मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू एक बार फिर से उसको रिकॉल करा दूंगा। बाकी फिलहाल मैं आपसे चाहता हूं कि आपने जो पीछे जो सेक्शन देखा था उसमें आपने जो चीजें पढ़ी थी आप उसको रिकॉल कर लें। बस मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आपने जो पार्ट 1 में जो चीजें देखी हैं आप उसको रिकॉल कर पाए। तो पहली चीज तो आपने कहा कि स्टेट के 2 हेड होने वाले हैं, एक नॉमिनल और एक एक्चुअल, एक वास्तविक और एक नाममात्र का अध्यक्ष। दूसरी आपने क्या बात करी कि साहब जहां जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी वहां पर विधायिका में से कार्यपालिका का गठन होता है, यानी कि लेजिस्लेचर में से बनता है एग्जीक्यूटिव। और ये क्या होता है इस पर भी आपने विस्तार से चर्चा कर ली थी कि विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। अब केंद्र की अपनी विधायिका है जिसको आप संसद के नाम से जानते हैं, राज्य की अपनी विधायिका है जिसको आप लोग कहते हैं राज्य का विधानमंडल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। केंद्र की वही विधायिका, संसद की अगर बात करें तो 2 सदन कौन कौन से दोस्तों, तो उसके 2 सदन है लोकसभा और राज्यसभा। और जब हम बात करते हैं राज्य की विधायिका की तो उसके 2 सदन कौन कौन से दोस्तों, तो इसके सदन है विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि सभी राज्यों में दोनों सदन नहीं है, 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनके पास दोनों सदन है दोस्तों। बाकी सभी राज्यों के पास जो बचे हुए 22 राज्य हैं उनके पास केवल एक ही सदन है और वो है विधानसभा। ठीक है, इसमें भी आपने देखा था कि कौन सा अपर हाउस है, कौन सा लोअर हाउस है, इन सब पर आपने विस्तार से चर्चा कर ली थी। उसके बाद आपने कहा था कि जब हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में अगर बात करें निचले सदन की तो वो है लोकसभा। तो लोकसभा का 15% ही बन सकते हैं मंत्री केंद्र में, जो वो मैं कह रहा हूं। केंद्र का जो मंत्रिपरिषद हो सकता है दोस्तों, कितना हो सकता है, जो केंद्र का जो मंत्रिपरिषद हो सकता है वो हो सकता है आपका केवल कितना, 15% ऑफ लोकसभा। और जब हम बात करते हैं राज्यों की दोस्तों, तो राज्यों का जो विधानसभा है, विधानसभा का जो 15% होगा वही बन सकते हैं उस राज्य की मंत्रिपरिषद की कुल संख्या, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और अगर हम बात करें केंद्र की तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। इन सब बातों पर आपने चर्चा कर ली थी। तो दूसरी विशेषता थी जो आपने कही थी कि सर संसदीय व्यवस्था में हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है। तीसरी बात जो आपने कही थी दोस्तों कि साहब अगर विधायिका में से कार्यपालिका बन रही है, आपके सामने दोस्तों पिक्चर है, आपने इस पर ही विस्तार से चर्चा करी थी। आपने कहा था सर अगर विधायिका में से सर कार्यपालिका बन रही है तो ऑब्वियस ही बात है जो ये कार्यपालिका होगी, जो ये एग्जीक्यूटिव होगी, ये विधायिका के प्रति क्या होगी दोस्तों, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, ये रिस्पॉन्सिबल होगी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। ये सब बातें हमारे संविधान में आपको आगे देखने को मिलेंगी भी। लेकिन चूंकि अगर आप लोगों ने ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आगे जब आप 75 क्लॉज 3 पढ़ेंगे, इवन आप जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, आप जब पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, आप तब जब पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी यदि आपने इस बेसिक को तैयार कर लिया सही तरीके से तो। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि हमारा उद्देश्य भी यही है नो योर पॉलिटी सीरीज का कि आप इन चीजों को बड़े बेसिक तरीके से समझ जाइए, है ना। इसमें आप लोगों को बड़े एकदम बेसिक तरीके से एमएलए क्या है, एमपी क्या है, मतलब जिसे कहते हैं ना बिल्कुल जड़ से शुरू करना दोस्तों, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको प्रिंथ टू पैरामाउंट पहुंचाया जाए, शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाया जाए दोस्तों। इंडियन पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये हेल्प हो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और साथ साथ में आपकी मेंस एग्जाम में भी आपको हेल्प होगी इससे, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअल ही चीजों को लिख रहे होते हैं वहां पर। हो सकता है आप करंट से जोड़ के लिख रहे होते हैं, पर उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है जानना।
तो भाई तीसरी बात आपने क्या कही कि अगर सर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है तो ऑब्वियस सी बात है सर, कार्यपालिका जो होगी, जो एग्जीक्यूटिव होगी, वो क्या होगी, वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो आपको यानी कि संसदीय जो सरकार होगी या संसदीय शासन जहां पर होता है दोस्तों, संसदीय शासन में आप लोगों को एक उत्तरदायी सरकार, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। क्या मिलता है दोस्तों, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। सीधी सी बात है, मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया होगा, बाप में से बेटा बना हुआ है, तो भाई सीधी सी बात है बेटा बाप के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, हमने इकोनॉमिक फैक्टर की एक बात कर ली थी कि फाइनेंशियली बेटा डिपेंड होता है किस पर, पिताजी पर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम बात करते हैं तो फाइनेंशियली किस पर डिपेंड है, ये तो ये विधायिका पर डिपेंड है, तो ऐसे में इसके खिलाफ काम नहीं करेगी तो उत्तरदायी सरकार मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर जो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है, जो अगला पॉइंट है वो है द्विसदनीय विधायिका, यानी कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। कि भाई सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर भी दो सदन है। अगर हम बात करें केंद्र के स्तर पर दो सदन कौन कौन से है, लोकसभा राज्यसभा है, और राज्य के स्तर पर दो सदन कौन कौन से हैं, तो विधानसभा है और विधान परिषद है। मैं फिर याद दिला दूं आप लोगों को, विधान परिषद जो है वो केवल 6 ही राज्यों में है, मतलब दोनों सदन 6 ही राज्यों के पास है, बाकी जो 22 राज्य है उनके पास केवल विधानसभा है। ठीक है, इतनी दोस्तों हमने लास्ट सेशन में चर्चा कर ली थी। ठीक है, इसी को आपने वापस से रिकॉल किया। पार्ट 1 जो आपने पढ़ा था, पार्ट 2 में आपने उसको पहले रिकॉल कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है दोस्तों, नो योर पॉलिटी जो सीरीज होने वाली है ये आपके पिछले लेक्चर से जुड़ी हुई होगी, ताकि आप जब उत्तर लेखन करें तो आप पॉलिटी को अलग तरीके से लेकर ना चलें कि सर ये तो इंडिविजुअल टॉपिक है। कोई भी टॉपिक किसी भी विषय का इंडिविजुअल नहीं होता है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यदि आपने उस लिंक को समझ लिया, यदि आपने उस जुड़ाव को समझ लिया, तो यकीन मानिए ना प्रीलिम्स बहुत हार्ड होने वाला है, ना मेंस बहुत हार्ड होने वाला है। और ये केवल पॉलिटी में ही नहीं, ये हर विषय में आपको अप्लाई करके देखना चाहिए। अब दोस्तों मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, जब इसका पहला लेक्चर आया था आपका पार्ट 1 जब आया था, कि हम लोग जब कंपेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ में व्यवस्थाओं को, तो हमको ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। तो यहां पर आपने कहा था कि सर शासन व्यवस्थाएं जो होती हैं, जो गवर्नमेंट सिस्टम्स होते हैं सर, वो 2 आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। देयर आर 2 बेसिस ऑन विच वी कैन क्लासिफाई these government systems, and 2 basis जो है क्लासिफिकेशन के, वो कौन कौन से हैं। तो एक आपने कहा था कि सर केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर, केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर क्या कहा दोस्तों आप लोगों ने, तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर एक आपने कहा था कि सर एक बनता है कौन सा, एक बनती है संघीय व्यवस्था, और एक बनती है सर कौन सी, एक बनती है एकात्मक व्यवस्था, ये आपने कहा था। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आपने जो दूसरा वर्गीकरण किया था क्लासिफिकेशन, जिसके तहत हम ये पढ़ रहे थे कि सर विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर, यानी कि रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, इसके आधार पर भी 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं। एक को आपने कहा था संसदीय व्यवस्था, और दोस्तों दूसरे को आपने क्या कहा था, दूसरे को आपने कहा था अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो यहाँ पर जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आप जब संसदीय व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो आप इसको कंपेयर कीजिए अध्यक्षात्मक के साथ में। दैट मीन्स जब आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको उसको कंपेयर करके पढ़ना चाहिए किसके साथ में, आपको उसको कंपेयर करना चाहिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ में, ताकि आप पार्लियामेंट्री को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं। और अल्टीमेटली हमारे जो सिलेबस है दोस्तों यूपीएससी का, वहां पर दिया भी हुआ है कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्रीज, है ना, अन्य संविधानों के साथ अपने को तुलना करके चलना है। तो तुलना कैसे करेंगे, आप देखिए आप कैसे करने वाले हैं। तो अभी आपने दोस्तों संसदीय व्यवस्था की बात देखी कि साहब संसदीय व्यवस्था में हम लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको राष्ट्र के 2 अध्यक्ष देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको विधायिका में से कार्यपालिका देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको उत्तरदायी शासन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को अगर हम बात करें तो एक तरीके से अस्थायी सरकार भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हालांकि उस पॉइंट को ऐड नहीं किया गया दोस्तों, पर यहाँ पर उसको अगर हम बात करें अस्थायी सरकार की, तो आप चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं अस्थायी सरकार। कारण है दोस्तों, जहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आने वाली है, इस बात को समझिएगा, जहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी, जहां पर भी उत्तरदायित्व की बात आएगी, वहां पर चीजें स्थायी कभी नहीं हो सकती। वहां पर दोस्तों कभी भी चीजें स्थायी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो कार्य नहीं किया जिस कार्य के लिए आपको चुना गया था, तो ऐसे में आपको वहां से हटाया भी जा सकता है। यही है उत्तरदायित्व, यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको राजतंत्र में देखने को नहीं मिलती है, ये मोनार्की में आपको देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि मोनार्की में क्या होता है, वहां राजा जो करे वो सही है। राजा दिन को दिन कहे दिन है, रात को रात, दिन को रात कहे वो रात है, अगर रात को दिन कहे तो वो दिन है। एम आई क्लियर? तो वो वहां पर नहीं चलता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। लेकिन जहां पर उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो कहां पर है दोस्तों, तो वो डेमोक्रेसी में चलता है, यानी कि वो आप लोगों को लोकतंत्र में देखने को मिलता है। तो यहां पर आपने जब कह दिया कि सर यहां पर क्या होने वाला है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रही, यदि वो इरिस्पॉन्सिबल होगी, तो ऐसे में उसको हटाया भी जा सकता है ना। मैंने आपसे कहा कि अगर ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी तो ऐसे में विधायिका जो है वो इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, इसका बजट ही पास नहीं होने देगी दोस्तों, तो ऐसे में सरकार गिर जाएगी।
तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको दोस्तों यहाँ पर एक अस्थायी यानी कि अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। आपने देखा होगा दोस्तों भारत में भी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कई सारी सरकारें आप देखते हैं जो अनस्टेबल किस्म की होती हैं, जो अस्थायी किस्म की होती हैं। बहुत दूर नहीं जाना है, जैसे पंजाब में आपने ये जो अभी जो सरकार है, जो आप देखते हैं आप पार्टी की सरकार है, इसके पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में भी आपने 2 से 3 सरकारों को गिरते हुए देखा। कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूं मैं वहां पर विधायिका के भंग होने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो 5 साल के बाद ही हुई है। लेकिन जब मैं सरकारों की बात कर रहा हूं तो दोस्तों सरकार तो आपने देखा होगा कभी जो अमरिंदर साहब थे, अमरिंदर साहब की सरकार गिर गई, उसके बाद सरकार किसकी आती है, वो अपने चन्नी साहब थे, उनकी सरकार आई। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए उत्तराखंड में भी एक ही 5 साल के कार्यकाल में विधायिका का विघटन नहीं हुआ। विधायिका का विघटन तो 5 साल के बाद ही हुआ है, लेकिन एक ही 5 साल में आपने 3 से 4 सरकारें देखी। और दूर मत जाइए, रिसेंट का एग्जांपल आप महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि विधायिका का विघटन नहीं हुआ है। ये थोड़ी कि वहां पर विधानसभा का चुनाव फिर से हुआ है, नहीं, लेकिन सरकारें देखिए आप बहुत बार चेंज हो चुकी हैं। पहले अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी, अभी एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जहां पर होगी वहां पर आप लोगों को अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, अस्थायी तो देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपने इसको स्थायी कर दिया ना दोस्तों, अगर आपने इसको स्थायी कर दिया, अगर आपने इसको स्टेबल कर दिया, तो फिर यहां दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने सरकार को ये कह दिया कि तुम स्थायी हो, तुम स्टेबल हो, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला थोड़ा फैक्टर कम हो जाता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसे स्थायी कर दिया है। अब वो स्थायी कर दिया मतलब मैं चाहे कुछ करूं, मैं चाहे कुछ ना करूं, मैं स्थायी रहूंगा, मैं इस पद पर बना रहूंगा दोस्तों। तो उसमें क्या स्थिति हो सकती है, ये आप अपने आप से लगा सकते हैं अंदाजा। तो ऐसे में एक पॉइंट यहां पर अस्थायी सरकार वाला बन सकता है कि सर यहां पर हमको एक अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। और मैंने एग्जाम्पल दिया आपको उत्तराखंड का, एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को पंजाब का, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको महाराष्ट्र का। तो आप इससे भी समझ सकते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से। तो भाई ये तो थी आपने जो पॉइंट लिखे अभी संसदीय व्यवस्था को लेकर कि सर व्हाट आर द फीचर्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर कि अध्यक्षात्मक से हम कैसे कंपेयर करेंगे इसको, क्या होता है अध्यक्षात्मक में। अध्यक्षात्मक को समझने के बाद आप संसदीय को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर उसी डायग्राम को मैं यहां बनाना चाहूं तो यहां पर मैं लिख लेता हूं संसदीय व्यवस्था। यहां पर दोस्तों मैंने लिख लिया संसदीय व्यवस्था वाली सरकार यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहां पर दोस्तों मैं लिख लेता हूं अध्यक्षात्मक। कौन सी दोस्तों, यहां है अध्यक्षात्मक, है अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक। और अगर बात करें दोस्तों इसमें आपने एक डायग्राम बनाया कि साहब यहां पर विधायिका में से कार्यपालिका। अब आपकी पूरी पॉलिटी जो है ना दोस्तों वो इसी तरीके से चलेगी, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा मामला। लेजिस्लेचर में से क्या बनता है दोस्तों, तो लेजिस्लेचर में से बनता है एग्जीक्यूटिव। यही बात आपने वहां पर देखी थी कि सब संसदीय व्यवस्था की जो पहली विशेषता है वो क्या है, तो आपने कहा सर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, लेजिस्लेचर में से बनता है एग्जीक्यूटिव। मतलब वही सब बातें कि विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री, तो मंत्री अल्टीमेटली बनते तो विधायकों में से ही है। मंत्री अगर केंद्र की बात करें तो बनते तो सांसदों में से ही है दोस्तों। तो सांसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, बाकी फिर उन पर 15% का नियम लगता है, तो वो कोई सीएम बन जाता है, कोई गृह मंत्री बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है ना। ठीक इस प्रकार से ऊपर भी होता है। तो संसदीय व्यवस्था की पहली विशेषता आपने ये लिखी थी। सबसे पहली बात जहां पर भी टॉपिक आए आपके मेंस में, कई बार दोस्तों मैं कह रहा हूं इसको, जब से आप लोगों का आप मेंस देखते हैं दोस्तों तब से आपका ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था का आधार है। दिस इज द बेस ऑफ आवर सिस्टम। और बेस पर सवाल तो दोस्तों जरूर पूछेगा। आप देखिए पहले भी 2021 में भी सवाल आया है, हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ये केवल सवाल यूपीएससी का नहीं, ये सवाल यूपीपीसीएस भी बहुत बार पूछता है। तो जो विभिन्न लोक सेवा आयोग राज्यों के हैं वे भी इस सवाल को पूछते रहते हैं, क्योंकि बेसिक्स हैं दोस्तों। ये क्या है, ये बेसिक्स हैं, और बेसिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन ही पढ़ रहे हैं आप लोग। तो यहां पर आपने कहा कि सर संसदीय व्यवस्था जैसी आया आपने क्या बना देना है, डायग्राम बना देना है, जिसमें से विधायिका में से कार्यपालिका को निकलते हुए बता देना है कि सब विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। अब बात करते हैं दोस्तों अध्यक्षात्मक की। अध्यक्षात्मक की जब बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर इस बात को समझिए, यहां पर विधायिका अलग है दोस्तों, कार्यपालिका अलग है। अगर आप इतना डायग्राम बना देंगे, डायग्राम बनाने से भी आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं। मतलब इसके बाद आपका कॉमन सेंस काम करना शुरू कर देता है, कॉमन सेंस, है ना। फिर इसका बहुत रटने की चीज नहीं है दोस्तों। और मेरी कक्षा में जब आप आते हैं तो यकीन मानिए 1% भी आपको ऐसी कोई कक्षा नहीं मिलेगी जहां पर मैं आपको कोई बात रटवा रहा हूंगा। मेरा उद्देश्य दोस्तों आपको सक्षम बनाना है, आपको बनाना है कैपेबल, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें, है ना। तो आपके भी पॉइंट्स जो हैं, आपके भी जो सजेशंस होंगे वो बिल्कुल वेलकम है, आप उनको दीजिए मुझे, है ना। अगर कोई सुधार चाहते हैं आप अपनी कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए कि सर थोड़ा सा फ्लो इस प्रकार से हो, या थोड़ा सा बाइलिंगुअल किस्म का, सर तो इंग्लिश भी इतना प्रोपोर्शन में यूज करें, या सर हिंदी भी इतना प्रोपोर्शन में यूज करें, या सर डायग्राम से थोड़ा और समझाइए। तो वट एवर द सजेशंस आर देयर आप मुझे दे सकते हैं,
ठीक है, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा अगर आपको लगता है तो यहां पर मैंने आपसे कहा दोस्तों संसदीय व्यवस्था ये है। अब यहां पर मोटे मोटे तौर पर आपके सामने बिल्कुल क्रक्स आ गया है, मतलब इसे बोलते हैं ना कि सार आ गया है दोनों व्यवस्थाओं का। संसदीय व्यवस्था मतलब ये होने वाला है, अध्यक्षात्मक का मतलब ये होने वाला है। मतलब दोस्तों यहां पर ये है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में विधायिका में से कार्यपालिका नहीं बनती है, लेजिस्लेचर में से दोस्तों एग्जीक्यूटिव नहीं बनता है अध्यक्षात्मक में, या इसको आप लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो संसदीय व्यवस्था में क्या हुआ, संसदीय व्यवस्था में दोस्तों विधायिका में से कार्यपालिका बनी है, लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव बना है। जबकि अगर बात करें अध्यक्षात्मक की दोस्तों, तो अध्यक्षात्मक में लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव नहीं बनता है, बल्कि यहाँ लेजिस्लेचर अलग है और कार्यपालिका अलग है। वहां विधायिका अलग होती है और कार्यपालिका अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाला देश है दोस्तों, उसने अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया हुआ है। तो आपको लगता है कि वहां कार्यपालिका में से विधायिका में से कार्यपालिका बनती है? नहीं। क्या वहां पर अगर हम बात करें विधायिका की दोस्तों, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर 2 सदन है। वहां की जो अगर हम बात करें कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ पर संसद है, वहां पर उसे कांग्रेस कहा जाता है। वहां पर जो कांग्रेस दोस्तों उसमें 2 सदन है। एक तो है आप लोगों का आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, है, और दूसरा है दोस्तों सीनेट। जैसे हमारे यहाँ पर है ना, जैसे हमारे यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, हमारे यहाँ पर लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और दूसरा है सीनेट। अमेरिका की बात कर रहा हूं आप लोगों से। अब वहां पर आपको लगता है कि वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट में से कोई राष्ट्रपति बनता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है वहां पर दोस्तों। वहां पर ये अलग और प्रेसिडेंट अलग दोस्तों, वहां पर ये अलग है, ये मामला अलग है। Am I clear? तो वहां की अगर हम कार्यपालिका की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर वहां के गृह मंत्री जरूरी नहीं यहां से हो। जैसे हमारे यहाँ पर दोस्तों गृह मंत्री यहीं से होंगे भाई, हमारे यहाँ तो वित्त मंत्री यहीं से होंगे, हमारे यहाँ तो अगर आप कोई पीएम भी यहीं से होंगे। वहां पर ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर विधायिका में से कार्यपालिका नहीं बनती है, वहां पर दोस्तों विधायिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। विधायिका और कार्यपालिका का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर विधायिका में से कार्यपालिका बन रही है, वहां पर मामला अलग है दोस्तों। हमारे क्लियर? अब हमारे यहाँ तो ये भी एक तरीके से राइट दिया जाता है प्रेसिडेंट साहब को कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। भारतीय व्यवस्था की अगर बात करें दोस्तों, तो भारतीय संसदीय व्यवस्था की बात एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, यहाँ पर राष्ट्र के अध्यक्ष के पास पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास पावर होती है, राष्ट्र के अध्यक्ष के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन क्या हुआ कि साहब अगर हम देखें तो संसदीय व्यवस्था मतलब विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, जबकि अध्यक्षात्मक में विधायिका में से कार्यपालिका नहीं बनती है। वहां विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। अब जो बैठने जिसको चाहे उसको वो बनाए वहां का मंत्री। अगर उसको उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है तो मैं इसको बना देता हूँ साइंस एंड टेक मिनिस्टर, वो बना सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट में से हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही दोस्तों, हमारे यहाँ तो चाहे वो मोदी जी हों या वो राजनाथ सिंह जी हों, चाहे वो सीतारमन जी हों, चाहे वो अगर हम बात करें कोई मंत्री उठा लीजिए आप, सारे सांसद हैं, सारे सांसद हैं। वहां ऐसा नहीं है। तो वहां पर विधायिका में से कार्यपालिका नहीं बनती है, वो अलग अलग है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों अंतर का। और देखिए आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने 2 गोले बनाए, एक गोले में दूसरा गोला डाल दिया, वहां दोनों गोले अलग अलग बना दिए। दोनों की विशेषता समझ में आ रही है आप लोग को? दूसरी बात अगर हम कहें दोस्तों, तो यहां पर आपने कहा था कि सर यहां पर स्टेट का जो हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट जो होंगे दोस्तों, तो हेड ऑफ द स्टेट 2 होंगे। यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों, हेड ऑफ द स्टेट कितने होंगे, 2 होंगे। एक कौन होगा दोस्तों, तो एक होगा नॉमिनल, यानी कि एक होने वाला है नाम मात्र का अध्यक्ष। एक कौन है दोस्तों, एक है नाम मात्र का अध्यक्ष, और एक कौन दोस्तों, एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट। कौन सा दोस्तों, एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट या फिर वास्तविक अध्यक्ष। यहाँ पर अगर बात करें नॉमिनल हेड की, तो वो कौन है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट। और एक्चुअल हेड की बात करें तो कौन है दोस्तों, तो वो है प्राइम मिनिस्टर। ये भारत में ही नहीं, मैंने क्या कहा आप लोगों से, अभी आप जिन चीजों को देख रहे हैं दोस्तों ये यूनिवर्सल है। मतलब सार्वभौमिक रूप से जहां जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी या फिर जहां जहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, वहां पर आपको सब चीजें देखने को मिलने वाली है। वहां पर आपको राष्ट्र के 2 अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, एक राष्ट्र का वास्तविक है, एक नाम मात्र का है। जबकि जब आप बात करते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था की, जब आप बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की दोस्तों, तो यहां पर ऐसा सिनेरियो नहीं है। यहां पर जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, यहां पर दोस्तों जो राष्ट्र का अध्यक्ष है प्रेसिडेंट, वही क्या है, वही दोस्तों यहाँ पर वास्तविक अध्यक्ष है, यानी कि वही क्या है, वही एक्चुअल हेड है। मतलब सारी पावर उसी में वेस्टेड है, उसी में दी गई है।
तो जहां पर अब नाम में दे है ना, तो बहुत दूर नहीं जाना है। अब और तरीके से इसको आप लिंक करना चाहते हैं तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं संसदीय व्यवस्था। अब संसद मतलब आप ले लेते हैं मोटे मोटे तौर पर मंत्रियों को। अब मंत्रियों से सीधी बात है पहुंच जाओगे प्रधानमंत्री पर। तो जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी वहां पर सारी पावर किसके हाथ में होने वाली है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होने वाली है। और जब तुम पढ़ ही रहे हो अध्यक्षात्मक व्यवस्था, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है सारी पावर अध्यक्ष में होंगी दोस्तों। तो ये नाम से भी आप चाहे तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। संसदीय व्यवस्था मतलब बोले तो संसद मतलब मंत्री और आपका पीएम। और अगर बात करें अध्यक्षात्मक व्यवस्था की यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो प्रेसिडेंट। तो सारी पावर किसमें होने वाली है दोस्तों? सारी पावर होने वाली है प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन में। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को दोस्तों? तो मैंने आपके सामने डिफरेंशिएट करने का एक तरीके से प्रयास किया है संसदीय व्यवस्था को और अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, और आपने दोनों को समझा दोस्तों कि ये संसदीय व्यवस्था के फीचर्स हैं और ये दोस्तों अध्यक्षात्मक व्यवस्था के फीचर्स होने वाले हैं। एम आई क्लियर? अब बात करते हैं लाभ की दोस्तों कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय व्यवस्था के लाभ क्या होने वाले हैं? अब अगला सवाल तो ये है ना, ये तो आपने देखा फीचर्स की, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर सिस्टम। अब देखते हैं सिस्टम के लाभ क्या हैं। कुछ लाभ होंगे तभी कोई देश उसको अडॉप्ट करता होगा। तो क्या लाभ हैं इसके? तो अगला जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों क्या होने वाला है? अभी आपने इसकी फीचर्स को देख लिया है, अभी आपने इनकी विशेषताओं को देख लिया है। इसी को मैंने यहाँ पर संसदीय व्यवस्था, अगले जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे दिखाया वो आपको मैंने कंपेयर करवा दिया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों वो क्या है। तो संसदीय व्यवस्था के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। At the same time, we will compare this topic with the presidential form of government। मतलब हम जब संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको अध्यक्षात्मक व्यवस्था के साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे। ऑब्वियसली बात, ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी आप लोगों को, और यूपीएससी का सिलेबस तो दिया ही इस प्रकार से। तो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें कि संसदीय व्यवस्था के लाभ क्या होने वाले हैं, तो कुछ नहीं करना आप लोगों को। मैंने आपसे कहा कि सारा काम आपका खत्म हो चुका है, आपने पूरी पॉलिटी को एक गोले में डाल दिया है, इसलिए आपका काम खत्म हो चुका है। तो अब गोला गोला चलने वाला है पूरी पॉलिटी में। यही खूबसूरती दोस्तों मेरी कक्षाओं की कि आप लोगों को मैक्सिमम डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स ही मिलने वाले हैं, और आपकी थियरी के लिए आपको पूरा का पूरा सुपर नोट्स दिया जाएगा। तो जब हम बात करें दोस्तों संसदीय व्यवस्था की, तो लाभ के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। आपको जो संसदीय व्यवस्था समझ में आती है वो क्या आती है? सर, विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, दैट मींस लेजिस्लेचर में से बनता है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर में से क्या बनता है? एग्जीक्यूटिव बनता है। आपको इतनी बात याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना दोस्तों आप लोगों को। लेजिस्लेचर में से बनता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि विधायिका में से बनती कार्यपालिका। ये तो आपको बात याद वैसे भी है दोस्तों, पहले आपने पढ़ा इस चीज को तो, कि विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, यही तो है ना। अब इन्हीं के आधार पर आप इसके लाभ बता जाएंगे, और इसी गोले के आधार पर आप इसकी हानि भी बता देंगे। ना केवल लाभ बताएंगे बल्कि अब आप इसकी हानि यानी कि जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स हैं, आप वो भी बता देंगे, अगर आपको ये गोला समझ में आ गया तो। और गोले में समझना क्या है? विधायिका में से कार्यपालिका बनी है, विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। वही सब बातें जो आपने पहले पढ़ी, वही सब रिपीट करनी है अगेन एंड अगेन। और कोई टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा जो आपके पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ ना हो। कोई टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा जो आपके इन टॉपिक से जुड़ा ना हो, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं। आप कहेंगे सर लाभ का पद क्या होता है, वो इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे सर संसदीय विशेष अधिकार क्या होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात कर रहे हैं तो सब कुछ जुड़ा हुआ है इन लोगों से। पार्लियामेंट्री कमेटी सब कुछ जुड़ा हुआ है, कैग जुड़ा हुआ है। ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर, नो टॉपिक इज इंडिपेंडेंट। एम आई क्लियर? तो आप इसको समझ जाइए। आप लोग विधायिका में से कार्यपालिका बनी हुई है, पता है आप लोगों को, तो ये बना दीजिए। तो अब इसके लाभ की जब हम बात करते हैं कि सब इसके लाभ क्या होंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, आपने क्या कहा कि सर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, लेजिस्लेचर में से बनता है एग्जीक्यूटिव, यही कह रहे हैं आप लोग दोस्तों। अब अगर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है दोस्तों, तो ये बताइए इनमें डिस्प्यूट होने के चांसेस होंगे क्या? इनमें विवाद होने के चांसेस होंगे क्या? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो एक अंग में से दूसरा बन रहा है, तो दूसरे अंग इससे टकराएगा क्यों? इसका मतलब दोस्तों यहां पर टकराव की स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप कंपेयर करना चाहें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बहुत सरल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों ही सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं। आप अभी जब पढ़ रहे हैं संसदीय व्यवस्था के लाभ या फिर एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, एट द सेम टाइम जो संसदीय व्यवस्था के लाभ होंगे, जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस होंगे दोस्तों, वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के डिमेरिट्स होंगे, वो उसके डिसएडवांटेज होंगे।
मैंने क्या कहा आपसे दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि अब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको आप ऐसे से समझिए। अगर आप अब पढ़ रहे हैं संसदीय व्यवस्था के लाभ, तो ये संसदीय व्यवस्था के लाभ को आप कंपेयर कर लेंगे किसके साथ में, अध्यक्षात्मक व्यवस्था की हानियों के साथ में। क्योंकि जो इस व्यवस्था के लाभ होंगे वो उसकी हानियां होंगी, और जो उसकी हानियां होंगी वो इसके लाभ होंगे, जो उसकी हानियां होंगी वो उसके लाभ होंगे। अब यहां इसके लाभ पढ़ रहे हैं, इसके प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, इसके एडवांटेज पढ़ रहे हैं, तो उसके डिसएडवांटेज आप यहां कंपेयर कर लीजिए। जब आप इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे तो आप उसके एडवांटेज पढ़ रहे होंगे। एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा क्लियर होगा। बाकी तभी तो फिलहाल सर लाभ हानि हो जाएगा मामला। समझिए, आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर संसदीय व्यवस्था जो सरकार है, मैं यहां पर उसको भी बना देता हूं, अध्यक्षात्मक यानी कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें विधायिका अलग दैट इज लेजिस्लेचर अलग है, और कार्यपालिका दैट इज एग्जीक्यूटिव अलग है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, इसका लाभ क्या होता है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, इसमें विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, तो ऑब्वियस बात है टकराव की स्थिति नहीं होती है। टकराव की स्थिति क्यों होगी भाई, उसी में से ये बना हुआ है, ये जो है इसी में से बना हुआ है, तो टकराव क्यों होगा। कभी देखा है कि मोदी जी और जो उनके मंत्री हैं और जो सांसद जो बाहर बैठे हैं, जो मंत्री परिषद के नियम में नहीं आए, उनके बीच में टकराव हो गया हो? नहीं, बहुत रेयर है कि ऐसा हो दोस्तों, बहुत विरला केस होगा। उसके लिए क्या प्रावधान है वो हम आगे देखेंगे, पर अमूमन ऐसा होता नहीं दोस्तों, क्योंकि यहीं से तो बना हुआ है ये दोस्तों, तो कहां से टकराव होगा। अब ये इसका लाभ है इस व्यवस्था का, लेकिन ये इसकी हानि कैसे होगा दोस्तों। वहां पर क्या सिस्टम है, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। तो अगर दोस्तों विधायिका कार्यपालिका अलग अलग होगी, तो ये बताइए टकराव की स्थिति होगी कि नहीं होगी। टकराव की स्थिति होगी कि नहीं होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी टकराव की स्थिति, क्योंकि अलग अलग है, तो अलग अलग होगी, तो दोस्तों टकराव भी होगा। तो टकराव होता तो है। आप देखिए, जब ट्रंप साहब थे, ट्रंप में और वहां की कांग्रेस में कितने विवाद होते थे। इवन अभी भी आप कई बार देखते हैं कि जो बाइडेन कुछ और बात कह रहे हैं, वहां की सीनेट और वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अलग बात रख देते हैं, तो वहां पर टकराव की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका अलग अलग है। हमारे यहाँ चूंकि विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है, मतलब लेजिस्लेचर में से ही बनता है एग्जीक्यूटिव, इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पर टकराव की स्थिति देखने को नहीं मिलती है संसदीय व्यवस्थाओं में। पहला लाभ तो दोस्तों ये हो गया। दूसरे लाभ की बात करें, इसकी अगर एडवांटेज की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप इस बात को समझिए कि साहब विधायिका में से कार्यपालिका बनी है, अभी आपने कहा दोस्तों, और जब लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव बनता है, तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि ऐसे में आपको निरंकुश सरकार देखने को मिल सकती है क्या। मतलब जो एक ऑटोक्रेट टाइप का व्यक्ति आ जाए ऐसा, या ऑटोक्रेट टाइप की गवर्नमेंट आ जाए, ऐसा देखने को आपको मिलेगा क्या। बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई आपने क्या कहा, उत्तरदायी सरकार। और वो क्यों है, क्योंकि विधायिका में से कार्यपालिका बनी है दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज मेड बाय और फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्योंकि लेजिस्लेचर से ही बना है, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये दोस्तों हो गया कि आपको क्या मिलने वाला है, आपको एक उत्तरदायी सरकार मिलने वाली है। तो यह निरंकुशता की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि अगर ये निरंकुश बनना चाहेंगे दोस्तों, अगर ये निरंकुश बनना चाहेंगे, तो अगेन मैंने आपसे क्या कहा, बहुत सारा कंट्रोल होता है विधायिका के हाथ में, बहुत सारा कंट्रोल होता है दोस्तों लेजिस्लेचर के हाथ में। जैसे मैंने आपसे कहा था, ये इसके खिलाफ क्या ला सकते हैं, ये इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, या फिर ये बजट ही पास ना करें विधायिका, और ये मात्र 82 लोग मिलकर क्या करवा लेंगे, बजट पास। और अगर बजट पास नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है दोस्तों। Am I clear with this? तो ऐसे में आपको क्या मिलने वाला है, एक उत्तरदायी सरकार, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलने वाली है। कहां पर, संसदीय व्यवस्था में। और यहां पर निरंकुशता की गुंजाइश नहीं होगी दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, तो यहां पर निरंकुशता वाला काम नहीं होगा। देखिए, एक तो पहला क्या है, कार्यपालिका विधायिका में गतिरोध नहीं, मैंने कहा गतिरोध कहां से होगा, टकराव नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, यहां पर आपको एक उत्तरदायी यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तीसरी बात अगर हम देखें, अच्छा यहां पर आप कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर राष्ट्रपति जो है वो देश के लिए फैसले ले रहा होता है दोस्तों, मतलब पूरे देश का भविष्य जो है वो एक व्यक्ति के हाथ पे टिका होता है। एक व्यक्ति के हाथ पे दोस्तों पूरे देश का भविष्य टिका होता है। अगर वो सही नीतियां लेकर आ रहे हैं तो पूरे देश की भलाई का काम हो सकता है। यदि उस एक व्यक्ति के द्वारा गलत पॉलिसी लाई गई तो पूरे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। हमारे यहां पर नहीं, हमारे यहां सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व की बात है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है दोस्तों हमारे यहां पर। हो गया कंपेयर, तो इसका फायदा था उसका नुकसान हो गया, है ना।
इसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर तो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता हेतु उत्तम व्यवस्था है, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर हम बात करें भारत की, अब भारत में आप देखिए कितने सारे धर्म हैं, कितनी भाषा हैं, कितने वर्ग हैं, आप देखते हैं दोस्तों। अब ऐसे में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, एक जिसे हम कहते हैं कि भारत एक गुलदस्ते के समान है दोस्तों। गुलदस्ता मतलब इसमें बहुत सारे फूल होते हैं, इंद्रधनुष के समान है, जहां बहुत सारे रंग होते हैं दोस्तों। तो अब ऐसे में अगर एक ही रंग आगे उभर कर आए तो इंद्रधनुष का महत्व नहीं रहेगा, या गुलदस्ते में अगर एक ही फूल हो दोस्तों तो उस गुलदस्ते का महत्व नहीं रहता। अगर गुलदस्ते की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत सारे फूल होंगे, ठीक इसी प्रकार से इंद्रधनुष में होते हैं। तो ऐसे में क्या रिप्रेजेंटेशन सबका नहीं होना चाहिए आपकी व्यवस्था में? जब आपके यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, आपके यहाँ पर हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही होना चाहिए? होना चाहिए दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए। चलो उतना तो हमने कह दिया कि वो तो डिपेंड करता है मेजॉरिटी पर कि कितनी संख्या है उनकी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए दोस्तों। रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कल्चरल थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, नस्ली भी हमारे यहाँ डिफरेंस है, नस्ल भी अलग अलग है। आप देखिए नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट वेस्ट में अलग अलग नस्लें पाई जाती है दोस्तों। तो ऐसे में यहाँ जो आपकी संसदीय व्यवस्था है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, इसमें न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका में भी उचित रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है। किनको? जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो माइनॉरिटीज होती है दोस्तों। और यही कारण आप देखिए पार्लियामेंट में आपको हर एक तरीके से धर्म के रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें सांसदों के तौर पर तो देखिए ओवैसी साहब को वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या और भी मुसलमानों के कई सारे नेता हैं जो रिप्रेजेंटेशन, और ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान ही उनका मुसलमानों का करता है रिप्रेजेंटेशन, हिंदूज भी करते हैं। तो यही तो खूबसूरती है इस देश की, यही तो दोस्तों खूबसूरती इस देश की, कि कभी आपने नहीं देखा था कि भाई सरदार इस देश का प्रधानमंत्री और दोस्तों मुसलमान इस देश का राष्ट्रपति। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया दोस्तों, यही तो खूबसूरती इस देश की है दोस्तों, यही खूबसूरती। आज देखिए आप, जब हम बात करते हैं देश के स्तर पर, तो आज हमारे प्रेसिडेंट को आप लोग देखिए, प्राइम मिनिस्टर को आप देखिए, एक चाय वाला व्यक्ति दोस्तों, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का पीएम बन सकता है, तो वो केवल डेमोक्रेसी में ही संभव है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन देशों में सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता अधिक होती है, उन देशों के लिए यह व्यवस्था ज्यादा बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या होता है, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं या जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं, उनको भी एक उचित रिप्रेजेंटेशन, एक सेटिस्फैक्टरी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, विधायिका में भी और कार्यपालिका में भी। यहां थोड़ी समस्या वाली बात होती है, क्योंकि यहां पर कार्यपालिका के लिए डिसाइड कौन कर रहा है दोस्तों? कार्यपालिका विधायिका में से नहीं बनती है, तो कार्यपालिका अपने हिसाब से चीजों को चुनती है। तो ट्रंप की पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा वहां थोड़ा मामला ऐसा था कि वो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी विशेष को लेकर थोड़े से प्रतीत होते थे इस प्रकार से। तो वहां पर ऑब्वियसली बात है, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा दोस्तों, वहां पर सभी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। Am I क्लियर? तो कुल मिलाकर संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक में ये आपको क्या हो गया, इसके लाभ हो गए, इसकी हानियां हो गई। पहला आपने क्या कहा? पहला आपने कहा सर कि सर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है तो टकराव नहीं होगा। दूसरा आपने कहा सर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है तो उत्तरदायी सरकार मिलेगी, तो निरंकुशता का स्कोप नहीं बनेगा। तीसरा आपने कहा कि सर ये जहां पर ज्यादा विविधता है, ज्यादा सांस्कृतिक और ज्यादा धार्मिक विविधताएं होती है, वहां के लिए उचित व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर सर सभी को, चाहे वे माइनॉरिटीज हो चाहे वे मेजोरिटीज हो, उनको देखिए दोस्तों, मेजोरिटीज को तो रिप्रेजेंटेशन मिलना ही मिलना है भाई, मेजोरिटीज को तो रिप्रेजेंटेशन मिलना ही मिलना है। बात है दोस्तों माइनॉरिटीज की, तो माइनॉरिटीज को भी यहां पर उचित रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। इसके अलावा विपक्ष का दबाव है दोस्तों, लगातार विपक्ष का दबाव भी इसमें रहता ही है। तो कुल मिला के दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके लाभ हो गए, इसकी हानियां हो गई। अब देखते हैं आगे चलकर दोस्तों इसकी हानियां क्या हैं, क्योंकि कोई व्यवस्था अगर बहुत अच्छी होती, अगर कोई एक ही व्यवस्था दुनिया में बहुत अच्छी होती, तो ऑब्वियसली बात है फिर दूसरी व्यवस्था नहीं होती, और मतलब दूसरी व्यवस्था है तो एक व्यवस्था में पूरी अच्छाइयां नहीं होंगी, क्योंकि दूसरी व्यवस्था इसीलिए है। जो हम पढ़ते हैं ना कि अगर कई सारे विचार हैं, अगर हम कोई थॉट पढ़ते हैं दोस्तों, तो ऐसा थोड़ी है कि आप जो थॉट पढ़ रहे हैं वही बहुत अच्छा होगा, हो सकता है दूसरा थॉट भी अच्छा हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वही थॉट बहुत अच्छा होता, वही विचार बहुत अच्छा होता, तो दुनिया में इतने विचार और भी हैं, वो क्यों होते, या हम उनको क्यों पढ़ रहे होते? यदि उदारवादी विचार ही बहुत अच्छा होता दोस्तों, तो हम मार्क्सवादी विचार क्यों पढ़ रहे होते, क्यों हमारे सिलेबस में होता? हम नारीवादी विचार क्यों पढ़ रहे होते, आदर्शवादी विचार क्यों पढ़ रहे होते? अब वैसी बात है, उसका कारण है क्योंकि एक ही विचार पूरा हो दोस्तों, और सत्य तो कुछ भी नहीं धरती पर, है ना। सापेक्षिक सत्य की बात करते हैं, निरपेक्ष सत्य तो कुछ है ही नहीं सिवाय ईश्वर के। चलिए, तो कुल मिला के ये आप लोगों का हो गया संसदीय व्यवस्था की लाभ और अध्यक्षात्मक की हानियां। अब एक बार फटाफट से हम बात कर लेते हैं कि क्या नुकसान हो सकते हैं संसदीय व्यवस्था के, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और कैन से डीमेरिट्स ऑफ द
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो इसके हानियां होंगी वो इसके लाभ होने वाले दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, अगेन क्या करना है, वही दो गोला बना दीजिए। जब आप बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो एक बड़ा गोला उसमें से छोटा गोला, दो मतलब विधायिका में से क्या बनती है, कार्यपालिका दोस्तों। लेजिस्लेचर में से बनता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव। और यहाँ कंपेरिजन के लिए कुछ नहीं करना, दो गोले बना दो। ये कौन सी व्यवस्था है दोस्तों, ये आपकी वही अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इतना ही करना आप लोगों ने। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो गोले हैं यही आपको सब कुछ बता देंगे। जैसे आपने पीछे किया वैसे आपको यहाँ भी करना है। अब चूंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस और कैन से डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो इसके डीमेरिट होंगे वो उसके मेरिट होंगे। तो आपने एक ही कक्षा में लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर कवर कर लिए, एक ही क्लास में आपने लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर कवर कर लिए। यही खूबसूरती होती दोस्तों, इसे बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। इसे हम कहते हैं समग्र अध्ययन, जहां पर आप पर तनाव नहीं आ रहा है। मैं केवल क्या कर रहा हूं, मैं आपको केवल ये गोले को ही समझा रहा हूं। ये जो यहां पर जो गोले में से गोला बना हुआ दोस्तों, मैं केवल आपको यही समझा रहा हूं, इससे तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। एक तरफ मैंने ये ले लिया, एक तरफ मैंने ये ले लिया, और इन्हीं को मैं समझाता चल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा था आपसे कि संसदीय व्यवस्था मतलब विधायिका में से कार्यपालिका, लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब हो गया विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, लेजिस्लेचर इज डिफरेंट एंड एग्जीक्यूटिव अलग है। यही कह रहा हूं मैं आपसे, और यही मैं आपको समझा भी रहा हूं। अब बात करते हैं आगे इसके हानियों की। अब दोस्तों आपने कहा कि सर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। आपने कहा ना सर संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, अब तक तो समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, तो संसदीय व्यवस्था में विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है, मतलब लेजिस्लेचर में से ही बनता है एग्जीक्यूटिव। ये बात तो आपने मान ली। अब दोस्तों अगर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है या फिर लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव बनता है, तो ये बताइए कि जो एग्जीक्यूटिव होगा, अच्छा अब यहां पर आपको बेसिक सिद्धांत जो है वो याद होना चाहिए, जो बेसिक थियरी है वो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, पहली क्लास भी आपकी अंतिम क्लास तक साथ चलेगी। और आपने क्या पढ़ा था दोस्तों, तो आपने पढ़ा था शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपने कहा था सर एक होता है विधायिका लेजिस्लेचर, एक होता है सर कार्यपालिका यानी कि आपका एग्जीक्यूटिव, और सर एक होता है आप लोगों का क्या, एक होता है आप लोगों का न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। दैट मींस वी आर हैविंग 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, वन इज लेजिस्लेचर, अनदर इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज, वो है आप लोगों का जुडिशरी और कैन से न्यायपालिका। तो 3 शासन के अंग हो गए, देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और काम क्या है इनका अलग अलग है दोस्तों, पता ही है आप लोगों को। विधायिका काम क्या है, इसका काम है कानून बनाना। क्या है, कानून बनाना। इसका काम क्या है, कानूनों को लागू करना, टू एग्जीक्यूट द लॉ और एक्ट। और नाम ही दिया है ना एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है। और तीसरा दोस्तों न्यायपालिका, उन कानूनों की रक्षा करना या कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व करना। इतनी बात तो हमेशा आपने पढ़नी है, लगातार आपके साथ चलेगी। अब दोस्तों आपने कहा कि सर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 अंग होते हैं शासन के, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तीनों का काम अपना अलग अलग है। इसी को आप लोग कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। अब यहां पर आपने क्या कहा सर, संसदीय व्यवस्था में विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, लेजिस्लेचर में से बनता है एग्जीक्यूटिव। दोस्तों आप मुझे बताइए, जब लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव बनेगा तो क्या इस एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के काम करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अच्छा ये बताइए आप, मोदी जी यहाँ हैं या फिर यहाँ हैं? मोदी जी यहाँ पर भी हैं और मोदी जी यहाँ पर भी हैं। वो यहीं का हिस्सा थे और वो 15% नियम लगा तो क्या बन गए, जब उन पर 15% नियम लगा तो क्या बन गए, ये बन गए। यही तो हुआ। तो क्या मोदी जी अब कार्यपालिका में है, तो कार्यपालिका काम क्या है, कानून को लागू करना, और विधायिका का काम क्या है, उन कानून बनाना दोस्तों। तो ये बताइए क्या इसमें वो पूरी एफिशिएंसी से, क्या वो पूरी एफिशिएंसी से दोस्तों क्या वो अपने काम को कर सकते हैं? क्या यहाँ पर आपको पूरी एफिशिएंसी देखने को मिल सकती है? तो आप कहेंगे सर नहीं, यहाँ तो थोड़ा बहुत तो भाई होगा सर, अप डाउन तो कुछ ना कुछ तो 19-20 तो होगा ही। क्योंकि यहां पर आपने कहा कि सर एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो आपकी कार्यपालिका है, उसे विधायिका के काम भी करने पड़ रहे हैं। अब मोदी जी जो है वो कार्यपालिका है, पर उन्हें काम करना पड़ रहा है कानून बनाने का भी। ये लॉ वगैरह कौन लेकर आता है बताइए? लॉ वगैरह जो भी बिल वगैरह कौन लेकर आते हैं? मंत्री लेकर आते हैं। मंत्री क्या है, कार्यपालिका। तो लॉ वगैरह कौन लेकर आ रहे हैं दोस्तों? तो मंत्री लेकर आ रहे हैं। मंत्री क्या है, मंत्री कार्यपालिका है। कार्यपालिका काम क्या है, कार्यपालिका काम तो कानूनों को लागू करना होता है, टू एग्जीक्यूट द लॉ होता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि कार्यपालिका को विधायिका के काम भी करने पड़ रहे हैं। तो ये बताइए, तो फिर कार्यपालिका अपने काम कैसे करेगी?
इसका मतलब है कि सर यहां पर थोड़ा बहुत तो एफिशिएंसी से कॉम्प्रोमाइज होना ही होना है, होना ही होना है, बट नहीं चल रहा भाई। अगर आपको जो काम दिया गया है, जैसे मैं आपसे कई बार कहता हूं कि भाई तुम लोग क्या करो, मेरी कक्षा को सिर्फ सुना करो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप उस चीज को सुनिए, समझिए, क्योंकि आप एक टाइम पर एक काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक समय पर 10 काम करना चाहें, कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी क्या वही रहेगी? नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जब आप पढ़ रहे हो तो आप मेरी बातों को समझिए सिर्फ। बाकी जो कंटेंट है वो आपको सिनॉप्सिस के रूप में मिल ही जाता है, वो आपको सुपर नोट्स के में मिल ही जाता है। आप उसको रीड कर लीजिए, सोने से पहले 10 मिनट लगेंगे हार्डली उसको रीड करने में। लेकिन अगर आपने क्लास भी करते रहे, आप वहां पर पेन भी चलाते रहे, तो दोस्तों फिर थोड़ी समस्या वाली बात हो जाती है, क्योंकि आप दोनों चीजों को नहीं कर सकते। करने को तो आप 10 चीज कर सकते हैं, आप गाना भी सुन सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, लेकिन क्या सब चीजें उसी एफिशिएंसी से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, ऐसे इनके साथ भी दोस्तों। तो यहां पर कहीं ना कहीं लैक ऑफ एफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकता है। इसके जो नुकसान है वो इसके क्या होने वाले हैं? लाभ होने वाले हैं। तो यहाँ क्या लाभ होगा? अगर विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, तो दोनों के काम अलग अलग है, काम अलग अलग है। और जब दोनों अलग अलग है तो अपने काम दोनों 100% 100% रूप से अलग अलग रूप से करेंगे, तो 100% एफिशिएंसी से करेंगे। भाई सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर 100% एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इसको इसके काम नहीं करने, इसको इसके काम नहीं करने, दोनों के अपने अपने काम निश्चित है और अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों अंगों के काम तो अलग अलग है, लेकिन करने पड़ रहे हैं कार्यपालिका को, विधायिका के काम भी। तो यहाँ पर आपको एफिशिएंसी से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। पहला पॉइंट तो यही होगा, कार्यपालिका पर विधायी जिम्मेदारी का बोझ है, बोझ तो है ही। एम आई क्लियर? तो बिल तो मंत्री लेकर आते हैं, मोस्टली जो बिल होते हैं दोस्तों वो तो मंत्री लेकर आते हैं, मिनिस्टर्स लेकर आते हैं। दूसरी बात की अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो पहली बात आपने करी, दूसरी बात अगर हम करें दोस्तों यहाँ पर, तो दूसरी बात क्या होगी? अगर विधायिका में से कार्यपालिका बनी है, अब मान लीजिए किसी पार्टी को बहुमत बहुत ज्यादा मिल जाए, किसी पार्टी दोस्तों बहुत ज्यादा बहुमत या फिर मेजोरिटी मिल जाए, तो आप देखते हैं कई बार कि उसका जो मंत्रिमंडल होता है ना, उसका जो मंत्रिमंडल होता है वो निरंकुश की तरह काम करना शुरू कर देता है। निरंकुश का मतलब दोस्तों यही होता है कि जवाब ना देना, किसी चीज को लेकर आपने जो कह दिया वही सही है, या मतलब एक तरीके से जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके, मतलब मैंने जो कर दिया वो सही है, बाकी nobody can blame me, nobody can ask question to me, दिस इज लाइक, क्योंकि आप राजा से सवाल नहीं कर सकते। जैसे राजतंत्र में क्या होता है दोस्तों, राजतंत्र में यही तो होता है, आप राजा से सवाल नहीं कर सकते, राजा ने जो कह दिया वो सही है। राजा ने कह दिया दिन है तो आपको रात बोलना है, अगर राजा ने कहा दिन को रात बोलना है तो रात बोलना है। आप ये नहीं कह सकते कि सर लॉजिकल सर कैसे सर रात है, कैसे कहो कि गला कटवा देगा। तो जी हजूरी करो दोस्तों, तो निरंकुशता की स्कोप बढ़ जाती है। यदि किसी सत्ता को, यदि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त अत्यधिक प्राप्त हो जाता है दोस्तों, तो ऐसे में उसका मंत्रिमंडल है वो निरंकुश की तरह काम करना शुरू कर देता है। ये कई बार देखने को मिलता है। फिर वो आप पर आपातकाल भी लगा सकता है निरंकुश होकर, एक तरीके जैसे इंदिरा गांधी जी पर कई प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। आप उसको ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं जून, क्योंकि आपातकाल लगाया गया था, नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीन लिया गया था। तो ऐसे में थोड़ी समस्याएं तो रहती हैं। तो यहां पर अगर आपने बहुत बहुमत दे दिया है तो ऐसे में उसका जो मंत्रिमंडल है वो कहीं ना कहीं निरंकुश की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ऑफ दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों पर हम लोग नहीं जाएंगे, वरना फिर बहुत डिटेल में हमको वहां घुसना पड़ेगा कि लोकतंत्र की, फिर आप लोकतंत्र पर पहुंच जाएंगे। मेन बात ये है, फिर वहां पर लोकतंत्र के साथ समस्याएं क्या क्या हैं, वो सब चीजें हैं, वहां आगे देखेंगे उसको हम। तो यहां पर आपने देखा दोस्तों कैबिनेट की निरंकुशता भी हो जाती है। कभी कभी आप देखते हैं जब बहुत बहुमत मिल जाता है तो कैबिनेट की निरंकुशता टाइप का देखने को मिलता है। एक दोस्तों यहां पर यह हो सकता है कि भाई कई बार होता यह है कि आपने देखा कि सर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, यानी कि लेजिस्लेचर में से बनता है एग्जीक्यूटिव। आपने कहा कि सर लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव बनता है। अरे भाई अगर लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव बनता है और आपने क्या कहा कि सर उत्तरदायी सरकार बनती है, क्योंकि विधायिका में से कार्यपालिका बन रही, मतलब क्या है? मतलब यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी, लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव। और मैंने अभी आपसे पहले ही कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर आ गई वहां क्या है, वहां अनस्टेबिलिटी रहेगी। अनस्टेबिलिटी इसलिए रहेगी क्योंकि ना जाने कब गिर जाए हम दोस्त। कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारे दलों से मिलकर सरकार बनती है, बहुत सारे दल होते हैं उस सरकार में। अब कोई दल कहेगा मैं ये करना चाहता हूं, कोई दल कहेगा मैं ये करना चाहता हूं, कोई दल कहेगा मैं ये करना चाहता हूं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जो उन दलों में से कोई नेता बनकर पीएम बना होगा दोस्तों, उस पर हमेशा डर रहेगा कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो कहीं ये पार्टी नाराज ना हो जाए, मैं अगर ऐसा कर दूं तो कहीं ये पार्टी नाराज ना हो जाए, मैं अगर ऐसा करूंगा तो ये पार्टी नाराज ना हो जाए। दोस्तों ऐसे में समस्या ये होती है कि दीर्घकालिक नीतियां बनाने से डरते हैं। दीर्घकालिक नीतियां चाहे वे देश की भलाई के लिए ही क्यों ना हो, उनको बनाने से थोड़ा
डरा जाता है। जैसे मोदी जी हैं, अब इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, फुल मेजोरिटी इनके पास में, तो देखिए धड़ाधड़ ये कितने सारे रिफॉर्म्स वाले काम कर रहे हैं। वो जीएसटी की बात ले लीजिए आप, चाहे चाहे वो रेलवे में रिफॉर्म्स की बात ले लीजिए, क्योंकि इन पर कोई डर नहीं है। बहुत सारी पार्टी से मिलकर इनकी सरकार नहीं बनी है, बल्कि इनकी सरकार जो है अपने बहुमत के द्वारा बनी हुई है, तो इनफ उसको मेजोरिटी मिली हुई है, तो ये काम कर पा रहे हैं, दीर्घकालिक काम कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे में कई बार आपको ये समस्या भी देखने को मिलती है कि सरकार अस्थायी होती है, जिसके चलते दीर्घकालिक नीतियां बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वह देश हित में ही क्यों ना हो। ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो ये सब जो है दोस्तों, वो फिर इसके क्या होंगे, वो उसके, ये अगर डिसएडवांटेज है तो वो उसके क्या होंगे, वो उसके एडवांटेज होंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आपने संसदीय व्यवस्था आज कंप्लीट कर लिया, आपने देखा कि किस प्रकार से संसदीय व्यवस्था काम करती है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी हानियां हैं। एट द सेम टाइम आपने इसको कंपेयर किया अध्यक्षात्मक के साथ में, और उसके लाभ हानियों को देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप इसको लेकर कोई भी कमेंट करना चाहें, कोई भी आपको लगे कि सर यहाँ डाउट आ गया है, ये समस्या है, या जो भी सजेशन आप देना चाहें आप मुझे दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है। बाकी अगले जो लेक्चर्स होंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये कुछ लेक्चर्स है दोस्तों, ये आपके कुछ फॉर्म रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आप लोगों को लाइव फॉर्म में मिलेंगे। बाकी क्लास आपकी डेली चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो जानकारी ये है कि बोध बैच कल से लॉन्च होने वाला है, मतलब 15 तारीख से दोस्तों आप लोगों का बोध बैच लॉन्च हो जाएगा। तो इसमें आप लोग जुड़ना ना भूलें, है ना। ये आपका बैच जो है, ये 15 जुलाई, मतलब कल से ही ये लॉन्च होने वाला है। ये प्रॉपर दोस्तों हिंदी मीडियम का बैच है, ये प्रॉपर हिंदी मीडियम का बैच है दोस्तों। मात्र केवल 7,999 आप इसकी फीस रखी गई है, जो कि बहुत न्यूनतम शुल्क है दोस्तों, बहुत ही मिनिमल जिसकी फीस कहा जाता है, वो फीस रखी गई है। 900 प्लस आवर्स की आपकी लाइव क्लासेस होने वाली हैं। बहुत शानदार तरीके से दोस्तों इस बैच को डिजाइन किया गया है। यदि हम बात करें इसके बाद यहाँ पर आपका आगे जो अग्निपथ बैच दोस्तों, अग्निपथ बैच के अलावा 17 जुलाई से शुरू हो रहा है हमारा उड़ान बैच, जो इंग्लिश बैच है दोस्तों। अगर बात करें तो वो इंग्लिश है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिश्रण उसमें आपको मिलेगा। स्लाइड्स जो होंगी वो आप लोगों की अंग्रेजी में होंगी, टीचर जो है वो बाइलिंगुअली बात कर रहे होंगे आप लोगों से, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे होंगे। सेम फॉर्मेट है, बस ये है कि बोध बैच जो है, उस बोध बैच में केवल हिंदी में पढ़ाया जाएगा। हालांकि उसमें मैं उसका हिस्सा हूं, तो मैं उसमें आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल कंटेंट लेके चलूंगा, तो ताकि आपको जो अंग्रेजी वाला है उसको भी समस्या ना हो, जो हिंदी वाला है उसको भी समस्या ना हो। बाकी जो अग्निपथ बैच है, जो उड़ान बैच आने वाला है दोस्तों, ये बिल्कुल क्या है, बाइलिंगुअल है प्रॉपर। अगर बात करें इसके आगे, तो आप लोगों के लिए समुद्र मंथन हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाती है पाथफाइंडर के द्वारा। 50 एमसीक्यूज होते हैं, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। ये आपको हर संडे करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसके बाद दोस्तों, तो यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल, और ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ साथ दोस्तों PSIR ऑप्शनल भी आपका लॉन्च हो चुका है। PSIR ऑप्शनल भी दोस्तों आप लोगों का लॉन्च हो चुका है, PSIR। और इस PSIR ऑप्शनल की जो फीस है दोस्तों, ये रखी गई है 7,999। हालांकि सभी ऑप्शनल की फीस इतनी ही है, चाहे वो आप लोगों का ज्योग्राफी हो, चाहे वो PSIR हो। PSIR जो है दोस्तों, ये आपका 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा, 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। प्लेटो से इसके डेमो आपके लिए बहुत जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्लेटो जो थिंकर है, पाश्चात्य विचारक जो हैं, कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, ये सब बातें मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा अभी अगले एक स्ट्रेटेजी सेशन में, कि किस प्रकार से हम PSR को आगे बढ़ाने वाले हैं। बाकी जब भी आप कोई बैच ले रहे हो अनअकैडमी पाथफाइंडर से, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मेरा मेंटरशिप, मेरे द्वारा मेंटरशिप प्राप्त करने के लिए और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए करना है वेद IAS कोड का इस्तेमाल। किसका दोस्तों, वेद IAS। यदि आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से IAS तो बनी जाओगे। पूरी मेहनत लगाई जाएगी दोस्तों आपके पीछे मेरे द्वारा, अपने स्तर पर जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा विषय है। बाकी जो फैकल्टीज है, बहुत शानदार फैकल्टीज है, बहुत प्रतिबद्ध फैकल्टीज है। वेद IAS कोड का इस्तेमाल कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और जो भी बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है आपके लिए, वो करवाया जाएगा। साथ में दोस्तों मेरी मेंटरशिप आपको मिलेगी थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ द UPSC। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए एक और बैच, यहाँ पर अगर बात की जाए तो CSET का बैच दोस्तों, ये 2,500 रुपए का बैच है आप लोग, अगर आप ये लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड IR का ऑप्शनल बैच आपका लॉन्च हो चुका है, जो कि 15 अगस्त से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फीस है मात्र 7,999 रुपए। अगर आप वेद IAS कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा। मेरे द्वारा मेंटरशिप तो दोस्तों पूरा बैच ही मेरा है, तो ऑब्वियसली बात है, टोटल साथ चलेंगे ही अपन लोग, है ना। और कैसे करेंगे उसको, कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सब बातें आप लोग को मैं एक स्ट्रेटेजी सेशन के माध्यम से समझा ही दूंगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन सफल रहा। वेद IAS कोड है मेरा, कोई भी बैच लेते हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए। और बाकी हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबको दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।